नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के बारे में। बीए तृतीय सेमेस्टर में अगर आप एडमिशन ले चुके हैं, यानी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपका आ चुका है, थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं या रिजल्ट नहीं भी आया है, तो आपको अब पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए थर्ड सेमेस्टर की, क्योंकि परीक्षाएं आपकी एकदम से सर पे हैं। परीक्षाएं आपकी नवंबर से अब की बार प्रारंभ हो जाएंगी और दिसंबर जनवरी तक आपकी सारी परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी सभी विश्वविद्यालयों की। यानी नवंबर से शुरुआत से ही परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली अब की बार, ये बात ध्यान रखिएगा। तो परीक्षाओं की तैयारी तीव्र कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल भी बचा नहीं है। शिक्षा शास्त्र का आज की वीडियो के माध्यम से हम पहला लेक्चर देखेंगे। इससे पहले सिलेबस डिस्कशन मैंने कर दिया है। सिलेबस की वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई है, आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। आज का जो है लेक्चर है सिलेबस का नहीं, बल्कि ये पहले चैप्टर का है। यानी कि ये चैप्टर संख्या 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन। इसमें आपको पढ़ना क्या होता है, देखिए एजुकेशन बीए थर्ड सेमेस्टर न्यू बैच आपका प्रारंभ हो चुका 2026-27 के बच्चों के लिए। 25, 26, 27 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बीए थर्ड सेमेस्टर में जब एजुकेशन सब्जेक्ट होता है तो आपको पढ़ना होता है फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण, ठीक है, या आयाम, इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। यानी शिक्षा का दर्शन से क्या संबंध है, समाज शास्त्र से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमी से, यही सब आपका उसका पर्सपेक्टिव्स के बारे में पूरा जानना है, डिटेल से पढ़ना है। भटकने की आपको कहीं पर जरूरत नहीं, विस्तार से हम समझाएंगे। आज की वीडियो के माध्यम से यूनिट नंबर 1 चर्चा करेंगे। यूनिट नंबर 1 के चैप्टर संख्या 1, क्योंकि यूनिट जो होता है बड़ा होता है, उसको एक वीडियो में समझना मुश्किल काम होता है, नहीं तो 2 घंटे की वीडियोस कम से कम हो जाएंगी। अब एक यूनिट में कम से कम 3 से 4 चैप्टर होते हैं, लेकिन मैं जब समझाता हूं तो आपको एक यूनिट में मैं आज के वीडियो के माध्यम से यानी एक चैप्टर चर्चा करूंगा। इसी चैप्टर को मैं चाहूं तो 2 से 3 चैप्टर में लेक्चर में समझाऊंगा, लेकिन वो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे में कोई बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहता है। एक शॉर्टकट विधि, एक सरल तरीके से डीपली नॉलेज, बहुत ही आपको बहुत सरल भाषा में और बहुत ही गहरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। एक लंबी कक्षा ये होगी आपकी, यानी क्लास थोड़ी लंबी होगी, ठीक है। 2 से 3 क्लास ना दे करके हम जो है पूरे यूनिट को 2 पार्ट में हम बांट करके, यानी चैप्टर संख्या 1, ठीक है, और चैप्टर संख्या 2, इस तरीके से हम चर्चा करेंगे। तो पहले चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा दर्शन के बारे में। शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है, शिक्षा दर्शन की विशेषताएं, शिक्षा दर्शन का संबंध, शिक्षा दर्शन के बारे में पूरी जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे, ठीक है। शिक्षा दर्शन पर कैसे आधारित है, दर्शन शिक्षा पर कैसे आधारित है, सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। और सारी चीजें आपको बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से समझाऊंगा, यानी फैक्ट चीजें आपको बताऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा। फिर उसके बाद में चैप्टर संख्या 2 में हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा के आयाम और इसके शिक्षा के दृष्टिकोण या शिक्षा के जो एक प्रकार से प्रकार हैं और दर्शन के शास्त्र के जो प्रकार हैं, उन सभी को विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यूनिट नंबर 1 बेसिकली 2 कक्षाओं में मैं समाप्त करूंगा। आइए पहली कक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। अब ये क्लास ना केवल थ्योरी बेस होगी, बल्कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी शामिल किए गए हैं। यानी कि जब आपको पूरा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, पूरा चैप्टर समझा दूंगा, फिर उसके बाद में हमने लगभग में 20-25 क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस सेट तैयार की है ऑब्जेक्टिव टाइप के बच्चों के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। और उसके नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख रखा है, यानी कि कहीं पर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। सब कुछ, चाहे परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आइए चर्चा करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा शिक्षा और दर्शन की मूल समझ। इसको हम समझते हैं आखिरकार शिक्षा और दर्शन क्या होता है, ठीक है। दर्शन माने देखना, शिक्षा माने शिक्षित होना या फिर आंतरिक भावों को प्रकटीकरण करने की प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। सबसे पहले आप समझेंगे दर्शन क्या है, दर्शन की परिभाषा, दर्शन का अर्थ। हेडिंग हेडिंग डाल सकते हो दर्शन की परिभाषा या दर्शन किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दर्शन का मीनिंग यानी मीनिंग ऑफ दर्शन, दर्शन का अर्थ। शब्द उत्पत्ति देखते कैसे हुई इसकी। देखिए दर्शन शब्द की अगर बात की जाए बेटा, तो संस्कृत के दृश्य धातु से इसका उत्पत्ति हुआ। किससे, संस्कृत के दृश्य धातु से दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को देखना, जानना या साक्षात्कार यानी इंटरव्यू करना। साक्षात्कार मतलब कि किसी चीज के बारे में एकदम जान जाना। जैसे हमने यह रिमोट देखा तो यह दर्शन हो गया, ठीक है। लेकिन जब इसको हम एक बहुत ही डीपली देखेंगे, दर्शन माने केवल देखना ही नहीं होता, बल्कि इसको विस्तार से देखना। ये रिमोट कैसे बना, क्यों बना, किस लिए बना, इसमें कौन कौन से पुर्जे लगे हैं, कितने समय में बना, इसका क्या उपयोग है, सब कुछ जब इसके बारे में हम जान लेते हैं
तब जाकर के ये दर्शन होता है। यानी दर्शन एक विशेष तरीके से देखना होता है। एक होता है दर्शन जब आप किसी मंदिर में जाते हैं और देखते हैं भगवान का, तो वो भी दर्शन ही होता है। लेकिन आप घर पे रहते तो वो दूसरा दर्शन होता है। दर्शन माने होता है ज्ञान, मतलब एक फिलोसोफिया। जब आप दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फिलोसॉफी। फिलोसॉफी दो शब्दों से मिलकर के बना है, फिलोस और सोफिया। फिलोस शब्द माने होता है ज्ञान, और सोफिया माने होता है अनुराग या प्रेम, यानी ज्ञान के प्रति अनुराग होना ही एक प्रकार से दर्शन शास्त्र का मतलब होता है। यानी जैसे आपने रिमोट देखा, अब इस रिमोट के बारे में जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए, इसके जानकारी के प्रति लगाव हो जाए, रिमोट के बारे में जानने की इच्छा, उत्कंठा आपके अंदर जो एक प्रकार से होता है, जिज्ञासुपना आपके अंदर आ जाए कि ये रिमोट में जितनी बटन है इसका मतलब क्या होता है, कैसे कैसे पूरा बना हुआ है, पूरा सिस्टम आप जान जाए, तो वो होता है दर्शन। ठीक है। अंग्रेजी में दर्शन जो होता है फिलोसॉफी कहते हैं, उसी को हिंदी में दर्शन कहते हैं। अंग्रेजी के दृश्य धातु से बना है, जिसका मतलब होता है देखना, जानना या साक्षात्कार करना। ठीक है। या केवल बाह्य देखने का नहीं, बल्कि अंतर्ज्ञान यानी इनर जो है रियलाइजेशन का संकेत देता है। ये देखना है, जानना का मतलब ये नहीं होता केवल ऊपर से देख लेना, बल्कि आत्म अनुभूति करना, उसको मंथन करना, उस पर चीजों पर मंथन करना, विचार विमर्श करना, ये सब होता है एक दार्शनिक दृष्टिकोण। ठीक है। जब किसी चीज को आप दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसको हम दर्शन कहते हैं। ठीक है। अब दर्शन शास्त्र की परिभाषाएं लिख लीजिए, प्रमुख परिभाषा। तो अर्थ हो गया आपका, दर्शन समझ में आ गया क्या होता है। प्रमुख परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ दर्शन, दर्शन किसे कहते हैं। दर्शन की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दर्शन को परिभाषित किया है। जैसे कि पहले विद्वान आते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि दर्शन जीवन और ब्रह्मांड के अंतिम सत्य की खोज है। किसका? जीवन की खोज और ब्रह्मांड का जो अंतिम सत्य है उसको जानने का प्रयास है। दर्शन बेसिकली इसी जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए काम करता है। दर्शन के माध्यम से हम जो है तमाम प्रकार के रहस्यों के बारे में जानते हैं। दर्शन ही हमको बताता है किसी धर्म के बारे में, भगवान है कि नहीं है, या कोई ऐसी सत्ता है कि नहीं, इस सभी चीजों के बारे में हमको दर्शन से ही प्राप्ति होती है। दर्शन के बारे में ही जानकारी हमको मिलती है। ठीक है। ये ब्रह्मांड और जीवन, दर्शन जो होता है जीवन और ब्रह्मांड के अंतिम सत्य की खोज है। दूसरे विद्वान आते हैं स्वामी विवेकानंद जी। ये कहते हैं दर्शन की परिभाषा को देते हुए कि दर्शन जो होता है आत्मा की स्वतंत्रता और सत्य की अनुभूति का माध्यम होता है। यानी आत्मा की स्वतंत्रता और सत्य की अनुभूति का एक माध्यम होता है दर्शन। ठीक है। ये परिभाषा किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी की है। तीसरे विद्वान है डॉक्टर टी.एस. देवेश्वर। दर्शन की परिभाषा को देते हुए ये कहते हैं कि दर्शन एक समग्र दृष्टिकोण है, यानी कि इसमें सारे पॉइंट ऑफ व्यू समाहित हो जाते हैं, जो जो विश्व, मनुष्य और जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। विश्व के रहस्य क्या है, मनुष्य का क्या रहस्य है, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, और जीवन के तमाम प्रकार के ऐसे अनसुलझे रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए काम करता है दर्शन। दर्शन वह होता है, इसी चीज को जब हम फिलोसॉफी के अर्थ में समझते हैं तो किसी चीज को तर्क के आधार पर, ठीक है, विज्ञान के आधार पर, या किसी चीज को विश्लेषण के आधार पर, तर्क और उसके आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है और उसकी सत्य की खोज करी जाती है। तो फिलोसॉफी में सत्य की खोज करना होता है, इसी में रहस्यों को सुलझाना, या इसमें भी सत्य की खोज करना होता है, तमाम प्रकार के पहलुओं को समझना होता है। ठीक है। तो दर्शन और फिलोसॉफी कुछ ये होती है। अब दर्शन की प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए, दर्शन की क्या विशेषताएं हो सकती है, हेडिंग डालिएगा दर्शन की विशेषताएं। जब हम दर्शन की विशेषताओं को समझ लेंगे, फिर हम शिक्षा के बारे में समझेंगे, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की विशेषताएं, फिर दोनों के बीच में संबंध देखेंगे। ठीक है। दोनों के बीच में जो सारे संबंध होते हैं विस्तार से चर्चा करेंगे। दर्शन की प्रमुख विशेषताएं, फीचर्स ऑफ दर्शन। पहली विशेषता लिखिएगा, सर्वांगीण दृष्टिकोण होता है। दर्शन जो होता है इसका पॉइंट ऑफ व्यू किसी एक पहलू या किसी एक पक्ष में समाहित नहीं होता, बल्कि ये समग्र दृष्टिकोण को फॉलो करता है। या व्यक्ति, समाज और ब्रह्मांड को एक समग्र दृष्टिकोण से देखता है दर्शन, पहली बात। दूसरी विशेषता दर्शन की तत्व मीमांसा, यानी कि मेटा फिजिक्स है ये, यानी कि ये आत्मा और परमात्मा, जगत के मूल तत्वों की खोज करता है। आत्मा, परमात्मा, जगत के जो मूल तत्व होते हैं उनकी खोज करता है। तत्व मीमांसा में क्या होता है? तत्व मीमांसा दर्शन का एक पार्ट होता है जिसमें आत्मा और परमात्मा के बीच में जो रहस्य है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दोनों के बीच में क्या संबंध है, इन सबको बताता है हमारा तत्व मीमांसा दर्शन। तत्व मीमांसा इसकी मतलब तत्व की मीमांसा करता है, दर्शन की दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता ज्ञान मीमांसा, यानी कि इसको आप जो है क्या बोल सकते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी, इसमें जब हम ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं तो ज्ञान क्या है, ठीक है, इसका प्रश्न उठता है।
ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर ज्ञान मीमांसा में ढूंढा जाता है। तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा ये दर्शन की विशेषताएं हैं। चौथी विशेषता क्या, मूल मीमांसा, जिसको आप एक्सियोलॉजी कहते हैं। जीवन के नैतिक, सौंदर्यात्मक और आध्यात्मिक मूल्यों की विवेचना करना मूल मीमांसा के अंतर्गत आता है। इसका आधार मूल्य होता है, वैल्यूज होते हैं। समाज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी जानकारी हमको मूल्य मीमांसा में पता चलता है। जैसे कि नैतिक चीजें, मोरलिटी हमको पता चलती है, सौंदर्यात्मक और आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये मूल मीमांसा जो है, मतलब तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, ये तीन मीमांसा जो है ये दर्शन की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें सर्वांगीण दृष्टिकोण भी आ जाता है। इसके साथ ही साथ में दर्शन के कई सारे उद्देश्य हैं। हेडिंग डालिएगा, दर्शन के उद्देश्य। दर्शन क्या उद्देश्य क्या होता है, समझने का प्रयास करें। दर्शन के उद्देश्य, हेडिंग डालिएगा। पहली खोज होती है सत्य की खोज करना। दर्शन क्या करता है, सत्य की, तथ्य की, फैक्ट की खोज करता है। किसी भी चीज को देखा जाना, फिर उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास एक दार्शनिक का होता है। और दार्शनिक तभी व्यक्ति कहा जाता है जब वो दर्शन के बारे में पूर्ण जानकारी रखता है। दार्शनिक दृष्टिकोण जो होता है वह सत्य की खोज होता है। ठीक है। दूसरी विशेषता, जीवन के उद्देश्य को जानना। दर्शन का उद्देश्य क्या होता है, जीवन के उद्देश्य को जानना। जीवन क्यों मिला है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का रहस्य तमाम सारा क्या है, इन चीजों को जानने का प्रयास करता है। तीसरी बात है, मूल्य आधारित समाज की स्थापना करता है। दर्शन जो होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, मूल्य आधारित समाज की स्थापना करना। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और चौथा होता है चिंतन और विवेक का विकास, यानी कि चिंतन और विवेक के विकास के लिए दर्शन का मतलब उद्देश्य होता है, ताकि वो चिंतन और विवेक का विकास कर सके मनुष्य में, मूल्य आधारित समाज की स्थापना कर सके, जीवन के उद्देश्य को जान सके, सत्य की खोज कर सके। इन सभी उद्देश्यों से दर्शन जो है आगे बढ़ता है। ये उद्देश्य भी आप नोट डाउन कर सकते हैं दर्शन का। यहाँ पर दर्शन के बारे में मोटी मोटा आपने थोड़ी बहुत जानकारी ग्रहण करी, जो कि बहुत पर्याप्त है बीए के क्षेत्र के बच्चों के लिए। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षा का हुए बाबू, शिक्षा, हेडिंग डालोगे शिक्षा किसे कहते हैं। शिक्षा की अगर बात की जाए, दूसरा टॉपिक, शिक्षा किसे कहते हैं। देखिए, शिक्षा शब्द की जो है संस्कृत भाषा के किससे बना हुआ है, शिक्षा शब्द जो बना हुआ है संस्कृत धातु से बना हुआ है, शिक्ष धातु से, जिसका अर्थ होता है सीखना, किसी भी चीज को सिखाना भी होता है और अभ्यास करना। सीखना, सिखाना, अभ्यास करना, ये शिक्ष धातु का मतलब होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, संस्कृत का धातु शिक्ष। ठीक है, शिक्षा उसी से बना हुआ है। अब इसकी परिभाषाओं को देख लेते हैं। शिक्षा की परिभाषाओं को समझे तो क्लियर हो जाएगा। शिक्षा किसे कहते हैं, डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। देखिए, मैं इसीलिए अभी समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी मैं समझाने लगूंगा ना तो बड़ा लंबा क्लास हो जाएगा। और अभी चीजें जो मैं समझाने वाला हूँ उस चीजों को मैंने लिख रखा है। जब शिक्षा दर्शन की चीजें बताएंगे तो शिक्षा और दर्शन की परिभाषा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा आपका। जब मैं दोनों के बीच में संबंध को दर्शाऊंगा, दोनों के जो तुलनात्मक अध्ययन करूंगा अभी, तो सारी चीजें वैसे क्लियर हो जानी है। इसीलिए मैं इतना डीप में जाकर के आपको बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वही चीज 2 बार में बताऊंगा तो हो सकता है कि क्लास बड़ी लंबी हो जाए और आप बोर हो जाए। इसी वजह से मैं पॉइंट टू पॉइंट करके आगे बढ़ता रहता हूँ, ताकि आपको बहुत ही बारीकी के साथ चीजें एकदम से समझ में आ जाए और बहुत कम समय में आप पूरी कक्षा को देख पाए। चलिए, परिभाषा, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं शिक्षा की परिभाषा को देते हुए कि शिक्षा वह है जिससे जीवन निर्माण होता है। शिक्षा के द्वारा क्या होता है, जीवन निर्माण होता है, बिल्कुल होता है। मनुष्य निर्माण हो और चरित्र निर्माण हो। शिक्षा जो होती है मनुष्य का निर्माण करती है, चरित्र का निर्माण करती है और जीवन का निर्माण भी करती है। शिक्षा के द्वारा सभी चरित्र, जीवन और मनुष्य, इन सभी का निर्माण होता है। बढ़िया जो है परिभाषा दी। महात्मा गांधी जी शिक्षा की परिभाषा देते हैं कि शिक्षा का अर्थ शरीर, मन और आत्मा का समग्र विकास करना या फिर समग्र बाह्य प्रकटीकरण करना होता है। अपने शरीर में, मन में, आत्मा में जो चीजें हैं उसी को बाहर कैसे प्रकट करें, इसका माध्यम, मतलब ये बाह्य प्रकटीकरण का माध्यम है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से हम आंतरिक भावों को, विचारों को अपने समाज के समक्ष जो है ला पाते हैं, बता पाते हैं। तीसरा, रूसो कहते हैं, जीन जैक्स रूसो, जे रूसो कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये कहते हैं कि शिक्षा प्रकृति के अनुसार जीवन जीने की कला है। क्या कहते हैं, शिक्षा जो होती है प्रकृति के अनुसार जीवन जीने की एक कला होती है शिक्षा। जबकि अगले विद्वान है टी रेमन। टी रेमन क्या कहते हैं, टी रेमन कहते हैं कि शिक्षा समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया। बच्चा जब समाज में पैदा होता है तो मात्र मांस का लोथड़ा टाइप का होता है, उसको कुछ अता पता नहीं होता, उसके अंदर बुद्धि वगैरह नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। जब वो पैदा होता है उसके अंदर एक प्रकार से क्या होता है, उसके अंदर बस सीखने की कला होती है। वो बुद्धि थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वो एक प्रकार से धीरे धीरे करके समाज में जो सीखता है, जानता है,
जो लोगों को देखता है जैसा करना वैसे वैसे धीरे धीरे करना सीखता है। तो जब वह समाज में आता है कोई बच्चा, तब वह समाज से सीखता है। समाज में उठने बैठने का तौर तरीका, बोलने का, चलने का, फिरने का, खाना कैसे खाना है, सब कुछ देखता है अपने घर परिवार में और उसी हिसाब से वो सीखता चला जाता है। और यही प्रक्रिया समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। यानी किसी मनुष्य का जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में बनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समाजीकरण के नाम से जानते हैं। और वही चीज बताते हैं यहाँ पर ये क्या नाम है, रेमन महोदय, टी रेमन, की शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया है। बिना शिक्षा के किसी बच्चे का समाजीकरण नहीं हो सकता। अगर बच्चे का समाजीकरण नहीं होगा तो वह बच्चा, आपको उधर समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, जैसे एक बालिका अन्ना थी, एक रामू था। रामू नाम का एक बच्चा था, लखनऊ स्टेशन पे मिला था, तो जानवरों जैसा व्यवहार करता था। उस चूँकि उसको उसका समाजीकरण नहीं हुआ था, वो जब छोटा ही था, तो क्या हुआ था कि वो जंगल में कहीं पर छूट गया था। जैसे आप एक सीरियल देखते होंगे, वैसे आपको मैं बता दूँ पहले रामू के बारे में। रामू लखनऊ स्टेशन में पाया गया था, तो चारों पैरों से चलता था, यानी कि दोनों हाथ और पैरों से। जानवरों को देखता था, जंगल में रहता था, तो जानवरों के हिसाब से करना, सब कुछ खाना खाना, मुँह से खाना खाना, जैसे गाय भैंस खाते हैं, इस तरीके से खाना खाना। ये सब चीज़ें वो जंगल में रह करके देखता था, तो उसी हिसाब से काम करता था। तो कहीं न कहीं पे ऐसे कैस्पर हाउज़र, बालिका अन्ना, ठीक है, रामू, ऐसे तमाम प्रकार के बच्चे हुए हैं जिनका समाजीकरण नहीं हुआ। जो समाज से दूर रहे किन्हीं कारणों की बस, और उनका जो व्यवहार था, उनकी गतिविधियाँ थी, वो समाज के बच्चों से बिल्कुल अलग थी। ठीक है? इसलिए समाजीकरण बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के द्वारा समाजीकरण संभव होता है, ये बात आप ध्यान रखें। जैसे आप मोगली, एक सीरियल आता था छोटा कार्टून वाला, उसको आप देखे होंगे, तो उसमें बच्चा जो होता है जंगल में रहता है। तो एक बल्लू और पता नहीं क्या-क्या उनके साथ घूमता रहता है, ठीक है? और एक बघीरा रहता है, बाघ रहता है, तो वो वैसे जानवरों जैसे जानवरों के बीच में रहता है, जानवरों की बोली भाषा समझता है, जानवर उससे प्रेम करते हैं, जानवरों से प्रेम करता है, तो वो चीज़ें ऐसे ही। तो जब कोई व्यक्ति समाज में नहीं रहता, तो समाज के रीति-रिवाज उसके बारे में नहीं पता चलता उसको, ठीक है? तो शिक्षा ये होती है। शिक्षा की विशेषताओं को समझने से पहले हम एक आपको कोर्स में जुड़ने की प्रक्रिया को समझाते हैं कि हमारे कोर्स से कैसे जुड़े। बहुत सारे बच्चे कमेंट करें, गुरुजी आपके कोर्स से कैसे जुड़े, पीडीएफ कैसे प्राप्त करें? 9161 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो, अपने सेमेस्टर के नेम, थर्ड सेमेस्टर में है, अपना सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। इस नंबर पर जैसे ही व्हाट्सएप पर इतना सब जानकारी आप भेजेंगे, अपने अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो, यानी थर्ड सेमेस्टर में। आपके पास चूँकि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे भी जुड़ते हैं कोर्स में, इसलिए चूँकि उनका कोर्स अलग है, जब आप सेमेस्टर लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आप थर्ड सेमेस्टर से आए हैं वीडियो देख के, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर पड़ी पड़ी। आप एसएमएस कीजिएगा, तो जिनको कोर्स लेना होगा वही एसएमएस कीजिएगा, बिना मतलब के इस नंबर पर एसएमएस नहीं करना है। आप हमसे जब जुड़ेंगे तो आपकी तमाम जानकारी, जैसे कि आपको कोई बीए संबंधित जानकारी ज़रूरी है या कुछ नहीं जान पाते, समझ पाते हैं, तो आपको वहाँ पर बताया जाएगा। ख़ास करके आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर पाएँगे अगर आप हम इस नंबर से जुड़ते हैं तो, यानी कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका होगा जुड़ने का। इसमें क्या मिलेगा आपको? सब कुछ मिलेगा। सबसे पहली बात, कैसे जुड़ना कैसे? तो एसएमएस करेंगे जैसे, जैसे आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। उसी स्कैनर पर यानी क्यूआर कोड पर, उसी क्यूआर पर कोड पर आपको क्या करना होगा? मात्र ₹100 पेमेंट यानी फीस जमा करनी होगी। ये ₹100 फीस जमा करनी होगी, केवल एक सब्जेक्ट की नहीं, बल्कि इसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। इसमें सारे सब्जेक्ट मतलब कहने का मतलब क्या है? इसमें आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, ठीक है? जैसे आपका एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र और होम साइंस है, या हिंदी है, संस्कृत है, ज्योग्राफी, अंग्रेजी, साहित्य, कुछ भी है आपका, 3 मेजर सब्जेक्ट, एक आपका माइनर सब्जेक्ट होगा, ठीक है? उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी, और एक आपका सब्जेक्ट होता है को-करिकुलर, ठीक है? को-करिकुलर यानी अनिवार्य पेपर। जैसे आपने थर्ड सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ का दिया होगा, ऐसे ही थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, या किसी विश्वविद्यालय में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा शामिल होगा, कुछ भी शामिल हो, आपके लिए सभी व्यवस्था करी जाएगी। और इसका पेपर हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, सभी विश्वविद्यालय में, ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए जो होता है, एक अलग से व्यवस्था होती है, लगभग 10 प्रैक्टिस सेट इसके तैयार कर लिए गए हैं। ये आपको मिल जाएंगे इसी कोर्स के साथ, यानी सब कुछ आपको, यानी 5 सब्जेक्ट की जो है तैयारी केवल और केवल ₹100 फीस में आपकी हो जाएगी। ये ₹100 आप इसी स्कैनर पे स्कैन करेंगे, आपको जो है पेमेंट जैसे करेंगे उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजेंगे, आपको जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आप जैसे एसएमएस करेंगे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? तो ₹100 फीस जमा करनी है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हो, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हो, अगर आप नहीं चलाते हैं ऑनलाइन माध्यम तो, ठीक है? किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा, ये बात भी जान लीजिए। देखिए, आप व्हाट्सएप पे आकर के पूछते हैं कि क्या-क्या मिलेगा गुरुजी, तो मैं यहीं पर सारी वीडियो में बता देता हूँ, तो आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा।
सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। दूसरी बात है, यहाँ पर आपको लाइव क्लास हो जाती है तो उसके बाद में उसकी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स के बाद में उसकी पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी, ठीक है। पीडीएफ नोट्स में आपके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे और लिखित टाइप के क्वेश्चंस की मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास सब आएगी, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट, सभी चैप्टर से, सभी यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखलाएं होंगी। महासंग्राम वीडियो आपकी परीक्षा के अंतिम दिनों में, और मॉडल पेपर शुरू, अभी मॉडल पेपर भी डिस्कस हो जाएगा 2-3-4 दिनों के अंतर्गत। सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर भी डिस्कशन चल रहा है। उसमें क्या होगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से आपको हल करना है, सब कुछ। यानी 10 अति लघु उत्तरीय मैं करवा दूंगा, 10 अति लघु उत्तरीय, आपके 5 से 6 दीर्घ लघु उत्तरीय और आपके 2-3 जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन एक वीडियो के माध्यम से मैं करवा दूंगा। एक लंबी क्लास होगी जिसमें विस्तार से आपको समझाने का प्रयास रहेगा। बहुत ही बारीकी के साथ आप चीजों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और सब कुछ, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों कितने शब्दों में लिखना है, लघु उत्तरीय को, दीर्घ उत्तरीय को, सब कुछ आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर चैप्टर वाइज लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिलेगा केवल 100 रुपए फीस में। सभी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस यही है। आप जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, एमजी पैरू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया हो ही गया आपका सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट कमलस्तु दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, एमजी पैरू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मां कुमारी सहारनपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत संचालित है, उन सभी का सिलेबस यही है। नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसके अकॉर्डिंग सभी का सिलेबस यही है। ये बात आप ध्यान रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूँ। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को क्लियर किया जाएगा। एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा, ना छूटेगा। आप हमारे मॉडल पेपर को देखेंगे तो भी आपका बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ निपट जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जिनको भी जुड़ना है, वैसे जिनको नहीं सभी को जुड़ना चाहिए। अगर आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदते हैं तो 5 सब्जेक्ट की सीरीज आप लेंगे तो एक सब्जेक्ट की सीरीज 60 रुपए की, तो 5 सब्जेक्ट की कितने की पड़ेगी? कम से कम 300 रुपए की पड़ेगी। वो 300 रुपए आपको नहीं खर्चा करने पड़ेंगे। किताब खरीदेंगे, एक सब्जेक्ट किताब कम से कम आपकी 200 रुपए के आसपास की होती है, यानी 1000 रुपए की आपकी किताब हो जाएगी सभी सब्जेक्ट की, अगर आप खरीदेंगे। यानी इतना पैसा आपको खर्च करने की बीए में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब हटा दीजिए। आप मात्र 100 रुपए खर्च करके आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं और बेहतर अंदाज में बेहतर क्वालिटी का कंटेंट आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम 3rd सेमेस्टर में भी जुड़े रहें और गुरुजी 3rd सेमेस्टर का पेपर जैसे हो जाए तो हम 4th सेमेस्टर का भी ग्रुप आपसे जुड़े रहें। अगर हम थर्ड, आप बहुत सारे बच्चे पूछे गुरुजी 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का अगर एक साथ हम कोर्स ज्वाइन करें तो क्या हमको वरीयता मिलेगी, कुछ हमको कंसेशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 3rd और 4th सेमेस्टर का एक साथ लेंगे तो केवल 150 रुपए फीस लगेगी। एक साथ लेंगे तब 150 रुपए फीस मिलेगी। आप अगर चाहें तो आप ये लिख दीजिएगा, गुरुजी हमको 3rd और 4th दोनों का एक साथ चाहिए तो आपको 150 रुपए फीस ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक साथ मतलब केवल 3rd का लेंगे पहले तो 100 रुपए, फिर बाद में 4th का जब जोड़ा जाएगा तो उसमें बताया जाएगा, तब आप फीस पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षा की परिभाषा आपने समझा, शिक्षा के बारे में आपने जाना, शिक्षा की क्या विशेषताएं होती हैं इसको समझेंगे और क्लियर होगा आपका। देखिए, शिक्षा की अगर बात की विशेषताएं हेडिंग डालिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन एंड फीचर्स ऑफ एजुकेशन। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। दूसरी बात, यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का माध्यम है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, चहुमुखी विकास होता है। तीसरी बात है, शिक्षा जो होती है मूल्य, ज्ञान, ठीक है, और संस्कार प्रदान करती है। अगर शिक्षित व्यक्ति है तो उसके अंदर मूल्य, क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय करने की क्षमता आती है। ज्ञान के बारे में मतलब की जानकारी, किसी भी मुद्दे के बारे में जान सकता है। और उसके अंदर संस्कार डेवलप होता है। जब वो बच्चा क्या होता है, ज्ञानी होता है। कोई बच्चा जब पढ़ा लिखा होता है तो उसके अंदर संस्कार, ज्ञान और मूल्य जो है उसके अंदर आ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। चौथी बात है, यह व्यक्ति को समाज में उत्तरदायी नागरिक बनाती है। यानी समाज में उत्तरदायी मतलब कि वो किसी भी चीज का उत्तर देने के लिए सक्षम हो पाता है। एक एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में शिक्षित व्यक्ति जो है समाज में माना जाता है। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति जो होता है उसको रिस्पेक्ट भी मिलती है, सब कुछ होता है। शिक्षा ही व्यक्ति का एक प्रकार से पद प्रतिष्ठा और गरिमा को जो है आगे बढ़ाती है। तो शिक्षा और मतलब ये शिक्षा और इसका क्या नाम है, दर्शन के बारे में हमने समझ लिया, थोड़ा थोड़ा मोटी मोटी जानकारी। अब शिक्षा और दर्शन के बीच में संबंधों को हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। हेडिंग डालिएगा, दर्शन और शिक्षा की मूल प्रकृति में क्या संबंध है। मूल नेचर यानी कि बेसिक लिंक बिटवीन फिलोसॉफी एंड एजुकेशन। देखिए, दर्शन इस साइड में लिखा हुआ है और शिक्षा इस साइड में मैंने लिखा हुआ है। ये बेसिकली मैंने चार्ट बनाया था, लेकिन चार्ट यहाँ पर क्या हो रहा है सही से आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैं समझाने का प्रयास कर। दर्शन क्या होता है? दर्शन ये लाल कलर से लिखा हुआ है और शिक्षा के बारे में नीले कलर से लिखा हुआ है, बस इतना समझिए, ठीक है। अब देखिए,
दर्शन जो होता है चिंतन और विचार करने की एक प्रक्रिया होती है। किसी भी मुद्दे पर विचार करने की प्रक्रिया को दर्शन कहते हैं। दर्शन जो होता है एक विचार, विचार को ही दर्शन कहते हैं और विचारों के पुंज को शिक्षा कहते हैं। ठीक है, देखिए चिंतन और विचार की प्रक्रिया होती है दर्शन, ठीक है, जबकि शिक्षा क्या होती है, उन विचारों को व्यवहार में उतारने की प्रक्रिया होती है, यानी विचारों को व्यवहार में उतारने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। और चिंतन और विचार करने की प्रक्रिया, चिंतन और विचार की प्रक्रिया को शिक्षा क्या बोलते हैं, दर्शन। ये दर्शन क्या है, चिंतन और विचार की प्रक्रिया होती है। और उन विचार जो दर्शन के द्वारा विचार पनपे हैं, उन विचारों को व्यवहार में मनुष्य उतारता कब है, शिक्षा के माध्यम से। उन व्यवहारों को मनुष्य मतलब कि उन विचारों को व्यवहार में मनुष्य उतारता है शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, दूसरा, दोनों प्रकृति में संबंध देखिए। दर्शन जो होता है क्या और क्यों का उत्तर देता है। कोई भी चीज क्या है और वो चीज क्यों है, इसकी जानकारी हमको दर्शन देता है। लेकिन शिक्षा जो होता है इससे एक कदम आगे होता है। शिक्षा कहता है वो चीज कैसे है और कब हुई है, यानी शिक्षा कैसे और कब का उत्तर देती है। किसी भी मुद्दे के बारे में शिक्षा क्या करती है, कब और कैसे का उत्तर देती है। जबकि जो दर्शन होता है बाबू, दर्शन किसका उत्तर देता है, दर्शन जो होता है क्या और क्यों का उत्तर देता है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे नोट डाउन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप क्लास देखने के बाद में पीडीएफ से रिवीजन कर पाएंगे बहुत ही बारीकी के साथ, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे कोर्स में ज्वाइन होंगे तब। ठीक है, केवल 100 रुपए फीस है, मैंने आपको बता दिया है इससे पहले कैसे जुड़ना है, आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। तीसरा संबंध, दर्शन जो है बाबू, ये दिशा निर्धारित करता है, किसी भी चीज की दिशा निर्धारित करता है कि ये अच्छा है या सही है या गलत है। जबकि जो शिक्षा होती है उस दिशा में आगे बढ़ाता है व्यक्ति को। ठीक है, शिक्षा के द्वारा चुने हुए दिशा में वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ये बताता है क्या सही है क्या गलत है। अगर सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो शिक्षा के माध्यम से आप बहुत आगे निकल जाएंगे। चौथा, एक प्रकार से इसका संबंध क्या है, उद्देश्य तय करता है, यानी जो दर्शन होता है एक उद्देश्य तय करता है और उस उद्देश्य को पूर्ण करने का साधन होता है शिक्षा। शिक्षा रूपी साधन के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। शिक्षा मतलब जो दर्शन होता है एक उद्देश्य सेट करता है, जीवन का क्या उद्देश्य है उसको बताता है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमको शिक्षा रूपी माध्यम की जरूरत पड़ती है। यानी शिक्षा और दर्शन का एक, कह सकते हैं अगर शुद्ध हिंदी में आपकी भाषा में, तो दांते काटी रोटी है। मतलब जितने शिक्षा दर्शन से संबंधित है उतने दर्शन शिक्षा से संबंधित है। दुइनों में का है, दांते काटी रोटी है। जैसे होता है कि तनी तू हमें देखो तनी हम तुमका देखी, इस टाइप का संबंध होता है। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं, जैसे पृथ्वी और आकाश का संबंध है, जैसे सूर्य और चंद्रमा का संबंध है, जैसे मनुष्य और जानवरों का प्रकृति का संबंध है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ऐसा शिक्षा और दर्शन का संबंध है। जैसे एक सिक्का होता है, एक सिक्का में एक हेड और दूसरा टेल होता है, ऐसे ही शिक्षा के मतलब ये क्या नाम है, दो पहलू है जीवन की, एक शिक्षा और एक दर्शन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से शिक्षा और दर्शन के बारे में आप समझ लिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। शुक्ल स्टडी पॉइंट की एक विशेष परिभाषा संयुक्त तरीके से देखिए शिक्षा दर्शन की। देखिए दर्शन और शिक्षा का मूल स्रोत, दर्शन क्या होता है, शिक्षा का मूल स्रोत है। यानी शिक्षा अगर पनपती तो दर्शन के माध्यम से। विचार, शिक्षा का मतलब दर्शन को विचार कहते हैं, और जब कई विचार इकट्ठा हो जाते हैं तो जो पुंज बनता है विचारों के पुंज को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के मन में फिर से दर्शन यानी विचार आते हैं, और फिर तमाम विचार जब इकट्ठा हो जाते हैं तो दर्शन बन जाते हैं। यानी एक दूसरे की एक प्रकार से गत्यात्मक प्रक्रिया है। दर्शन शिक्षा का मूल स्रोत है। ठीक है, शिक्षा का मूल स्रोत क्या है, यानी शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से, दर्शन से होती है। और शिक्षा जो होती है दर्शन की व्यवहारिक अभिव्यक्ति, यानी कि शिक्षा के माध्यम से दर्शन की व्यवहारिक उत्पत्ति या सॉरी व्यवहारिक अभिव्यक्ति की जाती है। यानी एक प्रक्रिया होती है दर्शन, और उस प्रक्रिया को व्यवहार में उतारना शिक्षा के माध्यम से हम संभव हो पाता है। ठीक है, दूसरी बात, दर्शन सोचने की प्रक्रिया है। ठीक है, और शिक्षा उस सोच को व्यवहार के रूप में परिवर्तित करने की एक प्रणाली है। शिक्षा के माध्यम से किसी सोच किसी विचार को हम व्यवहार में उतारते हैं, व्यवहार में लाते हैं, जबकि दर्शन जो होता है सोचने की प्रक्रिया है, एक विचार करने की प्रक्रिया का नाम दर्शन है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। दर्शन और फिलोसॉफी में अंतर तथा शिक्षा से इसका क्या संबंध है, इसको समझते हैं हम थोड़ा सा। हेडिंग डालिएगा, दर्शन और फिलोसॉफी में क्या डिफरेंस होता है, अंतर क्या है। दर्शन और शिक्षा यानी फिलोसॉफी में अंतर। दर्शन और फिलोसॉफी में क्या अंतर है, फिलोसॉफी और दर्शन दोनों टर्म अलग अलग है। दर्शन जो है भारतीय दर्शन के संदर्भ में प्रयोग होता है, और फिलोसॉफी, फिलोस और सोफिया, ये दृश्य धातु से बना हुआ है और ये फिलोस और सोफिया से बना हुआ है। इसका मतलब होता है ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान से प्रेम करना, दर्शन मतलब फिलोसॉफी होता है।
इसका मतलब होता है किसी भी चीज को जानना, किसी भी चीज को देखना आंतरिक रूप से, ठीक है। किस तरीके से दोनों होता है, तो दोनों को हम समझने का प्रयास करते हैं। शब्द उत्पत्ति के आधार पर दोनों में अंतर देखते हैं कि दर्शन और फिलोसॉफी में क्या डिफरेंस है। शब्द उत्पत्ति और सांस्कृतिक आधार पर अंतर देखिए। सबसे पहले यहाँ पर जो आगे काले कलर से लिखा हुआ है, तो काला कलर यहाँ पर आपका लिखा हुआ शब्द उत्पत्ति यानी परंपरा के आधार पर, लक्ष्य के आधार पर। दर्शन के जो जानकारी है वो नीले कलर से लिखी है, ठीक है। और जो फिलोसॉफी से रिलेटेड है उसको हमने लाल कलर से लिख रखा है। तो इस तरीके से आपका एक चार्ट जो है मैंने आपके लिए बना रखा है। अब इसको समझे, थोड़ा समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल समझ में आ रहा है बाबू? अगर क्लियर है तो एक बार प्लीज बताएं। दिख रहा होगा आपको स्पष्ट तरीके से, पूरा एचडी क्वालिटी में दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल। अब इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए, समझे इसको। देखिए सबसे पहली बात, शब्द की उत्पत्ति दोनों की देखें अगर हम, तो जो दर्शन होता है, दर्शन की अगर बात की जाए बाबू, तो दर्शन जो होता है संस्कृत शब्द के दृश्य धातु से बना हुआ है। दृश्य धातु मतलब से बना हुआ है, उसका मतलब क्या होता है? देखना, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? देखना या फिर साक्षात्कार करना, किसी चीज के बारे में जानना, ठीक है। ये होता है संस्कृत शब्द यानी कि दर्शन शब्द का अर्थ। जबकि इसके शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, मतलब कि फिलोसॉफी शब्द की बात की जाए तो फिलोसॉफी शब्द ग्रीक शब्द, दो शब्दों से है ग्रीक शब्द के। एक शब्द का नाम है फिलोस यानी जिसका मतलब होता है प्रेम, और सोफिया का मतलब होता है बुद्धि या ज्ञान, ठीक है। यानी कि फिलोस और सोफिया यानी प्रेम, किसके? ज्ञान से प्रेम करना, यानी ज्ञान का प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान से अनुराग ही एक प्रकार से इसका मतलब होता है। यानी फिलोसॉफी ये एक प्रकार से ज्ञान के प्रेम, यानी कि फिलोस और सोफिया से मिला है। फिलोस माने प्रेम और सोफिया माने होता है ज्ञान या बुद्धि, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों का शाब्दिक अर्थ भी, दोनों में शब्द के आधार पर, शब्द उत्पत्ति के आधार पर भी अंतर हो गया। परंपरा के आधार पर अंतर देखते हैं। जो दर्शन होता है इसकी अगर बात की तो भारतीय दर्शन जो होता है बेसिकली वेद पर, चार वेद जिसमें है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद वेद और अथर्ववेद, इन पर आधारित है। उपनिषदों पर आधारित है। शंकराचार्य का दर्शन आया, महात्मा बुद्ध का दर्शन आया, जैन दर्शन आया, ठीक है, ब्राह्मण दर्शन। ये सब वेद, उपनिषद, शंकर मतलब कि शंकराचार्य का दर्शन जो वेदांत दर्शन है, बुद्ध, महात्मा बुद्ध का दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये सब भारतीय दर्शन है, ठीक है। दर्शन के अंतर्गत आते हैं। जबकि पश्चिमी विचारधारा में अगर देखेंगे दर्शन की बात, तो पश्चिमी विचारधारा में फिलोसॉफी क्या है? फिलोसॉफी में जैसे सुकरात हो, प्लेटो है, अरस्तु है, मतलब कि कांट है, हीगल है, ये सब एक प्रकार से ये विचारक हैं, ये दार्शनिक है। कहाँ के? ये सब दार्शनिक है कहाँ के? ये विदेशी दार्शनिक है जिन्होंने सिद्धांत दिए तमाम सारे, ठीक है। लक्ष्य के हिसाब से अगर अंतर देखें दोनों में, दर्शन और फिलोसॉफी में, दर्शन जो होता है आत्मा की मुक्ति की बात करता है, सत्य का साक्षात्कार करवाता है लोगों को, सत्य से लोगों को, भक्तों को साक्षात्कार करवाता है, क्या सत्य है उसके बारे में बताता है। जबकि जो फिलोसॉफी होती है वो यथार्थ की खोज करती है, यथार्थ का विश्लेषण करती है और तर्क और शंका का निपटान करती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पद्धति में अगर अंतर देखें तो जैसे ये अपना है दर्शन जो होता है भारतीय दर्शन अंतर्दृष्टि यानी कि इंस्टीट्यूशन और ध्यान पर आधारित होता है। जबकि ये जो होता है विश्लेषणात्मक तर्क यानी एनालिटिक लॉजिक पर बात करता है, अनुभववाद की बात करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से इसमें अंतर आपने देख लिया। ये शब्द मतलब इसके आधार पर दर्शन का जो एक चार्ट बना हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप पीडीएफ प्राप्त करेंगे तो सब आपको मिल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यानी दर्शन और जो ये शिक्षा होती है दोनों के बीच में अंतर, दर्शन और फिलोसॉफी के बीच में। दर्शन जो नीले कलर से लिखा हुआ वो है, फिलोसॉफी जो रेड कलर की जो है ब्लू कलर से लिखा हुआ है। आपने समझा कि दर्शन और शिक्षा क्या होती है? दर्शन माने भारतीय दर्शन, भारतीय विचार, और फिलोसॉफी माने विदेशी विचार यानी कि जो पाश्चात्य दर्शन है। तो ये तो रहा भैया उसके आधार पर। अब उत्पत्ति, उद्देश्य और विचार पद्धति के में अंतर देख लीजिए। उद्देश्य और विचार पद्धतियों में अंतर देख लीजिए दोनों में। दर्शन इधर लिखा हुआ नीले कलर से, फिलोसॉफी लाल कलर से, सेम वही पैटर्न, और एक काले कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए लक्ष्य अगर देखें दोनों का, तो जो भारतीय दर्शन है बेटा इसका लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति करना, आत्म साक्षात्कार करना, अपने बारे में जानना, स्व के बारे में जानना भारतीय दर्शन का उद्देश्य रहा है। जबकि इसका जो लक्ष्य रहा है ज्ञान की तार्किक व्याख्या करना। किसका? जो फिलोसॉफी है ये क्या करती है? ज्ञान की तार्किक व्याख्या करती है, तर्क के आधार पर ज्ञान के बारे में बताती है। जबकि मोक्ष और आत्म साक्षात्कार, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, अपने आत्म के बारे में, अपनी आत्मा को परमात्मा से कैसे लीन करना है, ये बात हमारा भारतीय दर्शन बताता है, ठीक है। दूसरा, प्रक्रिया के आधार पर अंतर देखें दर्शन और शिक्षा में, दर्शन और फिलोसॉफी में। देखिए दर्शन जो होता है वो साधना, योग और नैतिक अनुशासन की बात करता है, ठीक है। जबकि जो ये होता है फिलोसॉफी वो चिंतन, प्रश्न पूछना और संदेह करना, इस पर आधारित होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे,
अगला अंतर है विषय क्षेत्र के आधार पर, स्कोप के आधार पर। तो दर्शन है अपना भारतीय दर्शन, धर्म, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म और निर्माण की बात करता है, मोक्ष। जैसे आप देखते हैं जो जैन धर्म है निर्माण की बात करते हैं, पुनर्जन्म हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की बात है, आत्मा परमात्मा का जो है संबंध कैसा होता है, कर्म करने पर, गीता कर्मवाद पर आधारित है पूरा का पूरा, ठीक है। ठीक है, धर्म जो है, आत्मा, पुनर्जन्म, इन सभी मुद्दों पर बहुत डिटेल में जानकारी देता है। ठीक है, मोक्ष कैसे प्राप्त करनी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 आश्रम, 4 जो है वर्णाश्रम, सबकी बात होती है यहाँ पर। ठीक है, जबकि जो फिलोसॉफी होती है ये विज्ञान, तर्क, नीति, सत्ता, समाज, इन सभी के बारे में जानकारी देती है। दोनों में काफी अंतर है। ठीक है, दर्शन और फिलोसॉफी एक ही शब्दावलियां भले ही अंग्रेजी हिंदी में कहे थे, लेकिन इन दोनों में इसके बहुत अंतर है। प्रवृत्तियों में अंतर देखेंगे, आध्यात्मिक और नैतिक जो है एक प्रकार से होता है भारतीय दर्शन, ठीक है, जबकि बौद्धिक और तार्किक होता है विदेशी दर्शन यानी कि फिलोसॉफी। तो ये जो है क्या है, ये दर्शन शास्त्र होता है आध्यात्मिक और नैतिक, जिसमें विशेषताएं होती हैं, और बौद्धिक और तार्किक विशेषताएं होती हैं फिलोसॉफी की। आगे देखिए, कुछ दार्शनिक परंपराओं की तुलना करते हैं दोनों में। जैसे भारतीय दार्शनिक कुछ है और कुछ पाश्चात्य दर्शन है। अब आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि भारतीय दर्शन की अगर बात करें बाबू, भारतीय दर्शन में जैसे कि आप देखते हैं अद्वैतवाद, अद्वैत वेदांत की अगर बात करें तो शंकराचार्य नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने अद्वैत वेदांत दिया है। उन्होंने कहा कि जो है सब कुछ ब्रह्म, मतलब कि सत्य ब्रह्म है, बाकी सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ठीक है, यानी सब कुछ ब्रह्म ही है जो है, यानी कि ब्रह्म यानी परमात्मा ही है, परमात्मा के द्वारा ही सारी चीजें चलायमान है, परमात्मा इसी आत्मा का एक अंग है, सॉरी आत्मा जो है परमात्मा का अंग है, और परमात्मा ही सबको चलाता है। और जितने भी जो आपको समाज में सब चीजें दिख रही है ये सब नश्वर है, नासमान है, ठीक है, कभी भी भंग हो सकती है, जबकि आत्मा अजर अमर और अविनाशी है और वो परमात्मा का ही अंश है, इसीलिए वो एक प्रकार से नष्ट नहीं है। वेदांत दर्शन शंकराचार्य का ये तमाम उपनिषद, गीता और सबका एक प्रकार से सार है। वेदांत दर्शन जो है कहीं ना कहीं पे आप देखें गीता का सार नहीं, लेकिन हाँ जितने भी पुराण और वेद अगर आपको नहीं पढ़ना है तो अगर आप वेदांत दर्शन पढ़ते शंकराचार्य का तो बहुत ही अधिक जानकारी आपको मिल जाती है, बहुत ही तार्किक विश्लेषण किया है, वैज्ञानिक दर्शन है ये। जबकि पाश्चात्य दर्शन की अगर बात की फिलोसॉफी की तो उसमें प्लेटो का जो आइडियलिज्म है, आदर्शवाद, जिसमें सत्य विचारों में होता है। उन्होंने कहा कि सत्य क्या होता है, सत्य विचारों में होता है, आदर्शवाद की बात करते प्लेटो। आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म, आदर्शवाद क्या है उस सभी चीजों को आगे चल करके आपको पढ़ना भी है। ठीक है, आदर्शवाद में प्लेटो क्या कहते हैं कि सत्य विचारों में होता है, जबकि अद्वैतवाद वेदांत के दर्शन शंकराचार्य जी कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है। दोनों की इस तरीके से तुलना का आपका निकलिए। दूसरी तुलना, दूसरा अंतर, बौद्ध दर्शन जो अपने यहाँ पर है, क्या बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन एक भारतीय दर्शन है, ये क्षणिकता और शून्यता की बात करता है। ठीक है, जबकि आप देखते हैं पाश्चात्य दर्शन में इसी से मिलता जुलता होता है डेविड ह्यूम का। ठीक है, डेविड ह्यूम का एक दर्शन है एम्पिरिसिज्म, यानी कि अनुभव ही ज्ञान का स्रोत है। ये क्या कहते हैं, अनुभव ही ज्ञान का स्रोत होता है, अनुभव के द्वारा ही ज्ञान प्राप्ति होती है, जैसे जैसे व्यक्ति अनुभवी होता है वो ज्ञान का भंडार होता जाता है। ठीक है, तीसरा अंतर है सांख्य दर्शन, अपने यहाँ पर सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन बताता है प्रकृति और पुरुष का द्वैत की बात करता है। ठीक है, यानी पुरुष और प्रकृति दो होते हैं, एक प्रकृति है और एक पुरुष है, इन्हीं दोनों के जो तालमेल रहता है इसी को द्वैतवाद कहते हैं। सांख्य दर्शन द्वैत की बात करता है, जबकि इसी दर्शन से संबंधित विश्व में आप देखते दूसरे वहां पर, ठीक है, फिलोसॉफी में कांट का दर्शन है, जिसको आप बोल सकते हैं क्या, अंग्रेजी में लिखा हुआ है ये ट्रांस जो है ट्रांससेंडेंटलिज्म, यानी अनुभव और तर्क दोनों जरूरी होता है, इमैनुअल कांट कहते हैं। ठीक है, जबकि आप देखते हैं सांख्य दर्शन कहता है प्रकृति और पुरुष, ये इनका द्वैतवाद की बात होता है। इस आधार पर आप जो है तुलना कर सकते हैं, या इस आधार पर अंतर आप देख सकते हैं, पाश्चात्य में कि आपका दर्शन और फिलोसॉफी में अंतर देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, शिक्षा और दर्शन का परस्पर संबंध क्या है, अगली हेडिंग डालिएगा। अभी तक आपने शिक्षा, आपका तमाम टॉपिक इसी में पढ़ना पड़ता, तमाम चैप्टर था, तो मैंने एक ही चैप्टर में सब कुछ कवर करने का प्रयास किया, तो घबराने का बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी शिक्षा और दर्शन तो आपने समझ लिया शुरुआत में ही। अब दर्शन और फिलोसॉफी दोनों के बीच में बड़ा डिबेट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था दर्शन और फिलोसॉफी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। दर्शन और फिलोसॉफी में अंतर हमने आपको बता दिया कई आधार पर। अब यहाँ पर जो है शिक्षा दर्शन के बारे में आपको समझना होगा, शिक्षा दर्शन का संबंध क्या है। आपने अंतर तो देखा था, लेकिन शिक्षा और दर्शन का परस्पर संबंध, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसॉफी, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, सबसे पहला पॉइंट है कि शिक्षा दर्शन की प्रयोगशाला है, यानी शिक्षा जो होती है दर्शन की प्रयोगशाला। दर्शन क्या करता है, दर्शन शिक्षा जो है शिक्षा में प्रयोग करता है,
यानी शिक्षा जो होती है एक प्रयोगशाला होती है, जिसमें एक लाइब्रेरी शिक्षा को मान लीजिए, उसी में दर्शन जो होता है अपना कामकाज करता है, ऐसे मान लीजिए। लिखिएगा कि दर्शन सोचता है कि मनुष्य को क्या बनाना है, और शिक्षा उस सोच को मूर्त रूप देती है। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि दर्शन जो सोचता है उसको मनुष्य, मतलब दर्शन सोचता क्या है कि मनुष्य को क्या बनाना है, और शिक्षा रूपी, शिक्षा के द्वारा क्या होता है, शिक्षा के द्वारा उस सोच को साकार किया जाता है, मूर्तता प्रदान करी जाती है, यानी शिक्षा उसको साकार करता है। किसको? दर्शन के जो सोचे गए विचार हैं उसको शिक्षा के द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये, जैसे कि अगर दर्शन कहता है कि मनुष्य को नैतिक बनना चाहिए, दर्शन क्या कहता है, दर्शन यही कहेगा कि मनुष्य को नैतिकता के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, नैतिक बनना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ख्याल रखना चाहिए। तो शिक्षा जो होती है चरित्र निर्माण की प्रक्रिया बनती है, और उसमें एक प्रकार चरित्र निर्माण में हम नैतिकता को सीख पाते हैं, नैतिकता को एक प्रकार से अपने विचार में ला पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दर्शन और शिक्षा एक एक दूसरे से आधारित है, एक दूसरे पर आधारित है। दूसरा अंतर, दर्शन शिक्षा की चारों दिशाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है? चारों दिशाओं को नियंत्रित करता है। चार दिशाएं कौन कौन सी है शिक्षा की? देखिए, चार क्षेत्र कौन कौन से है शिक्षा के, दर्शन शिक्षा के? पहला है उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य की अगर बात की जाए बेटा, उद्देश्य देखिए, जीवन का उद्देश्य क्या होता है? जीवन का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं बल्कि नैतिक नागरिक बनना होता है। ठीक है, दर्शन का प्रभाव क्या पड़ता है? उद्देश्य पर। देखिए, मनुष्य का जो चारों दिशाएं होती हैं, दर्शन जो होता है वो शिक्षा की चारों दिशाओं को नियंत्रित करता है। यानी कि इसका उद्देश्य क्या होता है, जीवन का उद्देश्य क्या होता है? केवल रोजगार नहीं बल्कि नैतिक नागरिक बनना। दूसरा पॉइंट, पाठ्यक्रम के हिसाब से देखें तो कौन से विषय पढ़ाए जाएं, जैसे कि योग, नैतिक शिक्षा, विज्ञान, कला, ये सब एक प्रकार से पाठ्यक्रम भी डिसाइड होता है। साथ ही शिक्षण विधियां भी आप देखते हैं शिक्षा दर्शन के अकॉर्डिंग ही होती है। पाठ कैसे पढ़ाया जाए, संवाद, प्रयोग और गतिविधि आधारित पाठ पढ़ाए जाएं। साथ ही साथ में मूल्य शिक्षा से कौन से मूल्य आए, जैसे कि करुणा, सहिष्णुता, ईमानदारी। मूल्य शिक्षा से ये सब जो है पाठ आपके समक्ष आते हैं। करुणा आपको आती है, सहिष्णुता, आप दूसरे के प्रति ईमानदार रहते हैं, वफादार बनते हैं। जब आप शिक्षा दर्शन के बारे में जानते हैं, शिक्षित होते हैं, दार्शनिक प्रवृत्ति आपके अंदर होती है, तो आपके अंदर ये तमाम सारी चीजें आती हैं। ठीक है, शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाती है। क्या करती है? शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों को किसमें लाती है? व्यवहार में लाती है। दर्शन इधर है, शिक्षा में प्रयोग कैसे करते हैं दर्शन का, इसको देखने का प्रयास करते हैं। शिक्षा में प्रयोग, दर्शन का शिक्षा में प्रयोग क्या क्या होता है, समझिए इसको। जैसे प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद देखिए, बालक को प्रकृति के अनुसार सीखने दिया जाए। रूसो ने क्या कहा था? बालक को प्रकृति के अनुसार सीखने दिया जाए, तो ये देखिए प्रकृति में इसका प्रभाव पड़ता है शिक्षा का। आदर्शवाद क्या कहता है कि आत्मा, नैतिकता, विचारों पर बल, जैसे कि विवेकानंद और प्लेटो कहते हैं। वास्तववाद यानी रियलिज्म जिसको कहते हैं, यथार्थ की समझ पर आधारित है, विज्ञान, अनुभव और प्रयोग की बात करता है। ऐसे प्रयोगवाद है, ये प्रयोग, अनुभव, लोकतांत्रिक शिक्षण की बात करता है, जैसे जॉन डीबी ने कहा इस बात को। कहीं ना कहीं पे ये सारी बातें जो हैं ये क्या करती हैं, ये शिक्षा में प्रयोग, दर्शन का शिक्षा में इन सभी हिसाब से प्रयोग है। जैसे प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद एक दर्शन है, इसका शिक्षा में क्या प्रयोग होता है? इस शिक्षा में बताया था कि बालक जो होता है प्रकृति के अनुसार सीखने सीखने दिया जाए, प्रकृति के अनुसार नेचुरल सीखने दिया जाए, उसको कोई दबाव न डाला जाए। आदर्शवाद भी एक दर्शन है जो कि शिक्षा में आत्मा, नैतिकता, विचारों पर बल देता है, जैसे कि विवेकानंद और प्लेटो जी बात करते हैं। वास्तववाद यानी रियलिज्म भी एक दर्शन है, यथार्थ की समझ करवाता है, विचार, अनुभव और प्रयोग के बारे में हमको बताता है। ऐसे ही प्रयोगवाद एक दर्शन है जो कि प्रयोग, अनुभव और लोकतांत्रिक शिक्षण की बात करता है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि शिक्षा जो दर्शन है उसका शिक्षा में प्रयोग खूब होता है। प्रकृतिवाद का, आदर्शवाद का, वास्तव यानी रियलिज्म का, प्रयोगवाद का, प्रकृतिवाद का, इन सभी का एक प्रकार से प्रयोग जो है होता है शिक्षा में। ये शिक्षा में दर्शन का प्रयोग भी होता है, इसको आपने समझा। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है शिक्षा समाज और संस्कृति के विकास में दर्शन का माध्यम है। यानी कहने का मतलब यह है कि शिक्षा जो होती है समाज और संस्कृति के विकास में दर्शन का माध्यम है, यानी दर्शन का एक माध्यम के रूप में काम करता है शिक्षा, किसमें? समाज और संस्कृति के विकास में। समाज और संस्कृति का विकास जो होता है दर्शन के माध्यम के रूप में शिक्षा उसमें काम करती है। जैसे कि दार्शनिक विचार समाज में शिक्षा के माध्यम से ही पहुंचता है। अगर शिक्षित ही व्यक्ति नहीं होगा तो दार्शनिक विचार बहुत हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर दर्शन में लोग शिक्षित नहीं है तो कितना भी विचार आपका अच्छा हो, दर्शन आपके पास हो, वो दर्शन लोगों तक कैसे पहुंचेगा? जब व्यक्ति शिक्षित होंगे,
शिक्षित व्यक्ति ही दर्शन का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही दार्शनिक विचार समाज में आगे बढ़ते, समाज में प्रसारित प्रचारित होते हैं। समझते। दूसरी बात, जैसे कि गांधी जी का बुनियादी शिक्षा का दर्शन, यानी कि जो बेसिक शिक्षा की बात गांधी जी करते हैं, श्रम का सम्मान शिक्षा से ही समाज तक पहुंचा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। ऐसे ही टैगोर की शांति निकेतन जो विश्वविद्यालय है टैगोर का, शांति निकेतन प्रकृति और सौंदर्य के दर्शन पर आधारित था। तो इस तरीके से दर्शन जो होता है, दर्शन का माध्यम शिक्षा बनती है, शिक्षा के द्वारा ही दर्शन आगे बढ़ता है। ठीक है, अगर शिक्षा ना हो तो दर्शन का कोई मतलब नहीं है, और दर्शन ना हो तो शिक्षा पनप ही नहीं सकती। ठीक है, बिना शिक्षा के दर्शन और बिना दर्शन के शिक्षा अधूरे रहते हैं। पांचवा पॉइंट, दर्शन और शिक्षा की पारस्परिकता। देखिए, दर्शन के बिना शिक्षा दैट इज इम्पॉसिबल, और शिक्षा के बिना दर्शन, दोनों को समझते हैं। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हमने करके लिख रखा है। देखिए, केवल कल्पना और सोच हो सकती है। अगर दर्शन के बिना शिक्षा की बात करें तो बस केवल शिक्षा को हम बिना दर्शन के केवल सोच सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं बस। केवल रटंत और दिशाहीन शिक्षा हो गया। अगर शिक्षा के बिना हम दर्शन की बात करें, यानी कि अगर हम दर्शन की बात करें बिना शिक्षा के, तो केवल रटंत जो है आपका दर्शन हो जाएगा और दिशाहीन रहेगा, कोई मतलब दर्शन का नहीं बचेगा। कोई व्यक्ति शिक्षित है तो वह दर्शन को बहुत अच्छे तरीके से भांप पाएगा, अच्छे तरीके से उसका यूज कर पाएगा। दूसरा, दर्शन के बिना शिक्षा व्यवहार में नहीं उतरती है। ठीक है, अगर शिक्षा ना हो तो दर्शन कितना भी प्रभावी हो वो व्यवहार में नहीं आ सकता। व्यवहार में कब आता है, जब दर्शन को शिक्षा रूपी माध्यम की जरूरत पड़ती है। जब शिक्षा माध्यम का रूप बनती है तो दर्शन जो होता है व्यवहार में आता है। शिक्षा के बिना दर्शन जो होता है लक्ष्य और अर्थविहीन हो जाता है। यानी अगर शिक्षा नहीं है दर्शन में, शिक्षा के बिना दर्शन कैसा होता है, लक्ष्य और अर्थविहीन हो जाता है। ठीक है, और दर्शन के बिना शिक्षा जो होती व्यवहार में नहीं उतर पाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा दर्शन के बिना शिक्षा निष्क्रिय ज्ञान ही हो जाती, कोई मतलब नहीं होता ज्ञान का बिना दर्शन के। ऐसे ही शिक्षा के बिना दर्शन जो होता है यांत्रिक प्रक्रिया मात्र रह जाती है, कोई मतलब उसका नहीं बचता है। यानी दोनों कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के संपूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। आप इन चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आप कह सकते हैं कि दर्शन और शिक्षा एक दूसरे के पूरक है, दोनों मिल करके ही मानव का निर्माण करते हैं। इस तरीके से आप चीजों को बहुत ही बारीकी के साथ समझ चुके हैं। शिक्षा दर्शन का अर्थ, शिक्षा दर्शन का अंतर, शिक्षा दर्शन की समस्याएं, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है, विशेषताएं क्या है, सबको विस्तार से हम लोगों ने समझा। अब ये चीजें आपने जब समझ ली तो इसको हम एक प्रकार से अगर देखें तो निष्कर्षतः हम इसको कई पॉइंट में इसके संबंधों को इसके बारे में समझ सकते हैं। जैसे कि निष्कर्षतया हम कह सकते हैं दर्शन और शिक्षा का परस्पर संबंध निष्कर्ष के रूप में। पहली बात, शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, कैसे पूरक है, देखें, दर्शन और शिक्षा का संबंध बिल्कुल आत्मा और शरीर की तरह। जैसे आत्मा के बिना शरीर अधूरी है या शरीर का कोई मतलब नहीं है, और बिना शरीर की आत्मा का कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे ही शिक्षा के बिना दर्शन और दर्शन के बिना शिक्षा अधूरे होते हैं। और जब एक दूसरे के से मिल जाते हैं तो वही चीजें एक प्रकार से पूरी मानी जाती है, संपूर्ण। दर्शन बिना शिक्षा के स्थूल है, स्थूल माने एकदम से कोई मतलब नहीं उसका। दर्शन वह केवल कल्पना, विचार या भावना बनकर के रह जाता है। ठीक है, मतलब कि दर्शन बिना शिक्षा के। अगर शिक्षित हो जाता तो वही चीजें एकदम से रियलिज्म या अच्छी मानी जाती है। वही शिक्षा बिना दर्शन के अंधी है, यानी शिक्षा में अगर दर्शन नहीं है, दार्शनिक विचार नहीं, तो शिक्षा एक अंधे मनुष्य की तरह है या अंधी है। उसका कोई नैतिक, सामाजिक या आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं रह जाता शिक्षा का, बस केवल किताबी जो है चीजों में ही फंसा रह जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो पहला निष्कर्ष ये निकलता है। दूसरा निष्कर्ष हम आपके समक्ष लिखते हैं। आपके लिए मैंने तैयार किया, इसको बड़ी मेहनत लगती है इन चीजों को तैयार करने में, कम से कम 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, घड़ी का देखा 2 घंटे इस नोट्स को तैयार करने में। तो प्लीज वीडियो को समझे और लाइक जरूर करें। इतनी थकावट रहती है जिसका कोई जवाब नहीं है। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं कि हाँ गुरुजी, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं। आप लोग लाइक नहीं करते हो, इतना मेहनत से जब चीजें करवाई जाती है तो मजा नहीं आता है। दूसरी बात, दर्शन शिक्षा देता है और शिक्षा चलना सिखाती है। दर्शन क्या करता है, दर्शन एक दिशा, आपको दिशा बताती है कि भाई किस दिशा में आपको जाना चाहिए। दर्शन क्या बताता है, क्या सही है क्या गलत है। अब जो है शिक्षा आपको चलना सिखाती है, यानी किस पथ पर कैसे चलना है। ठीक है, शिक्षा से आप गलत पथ पर भी जा सकते हैं और सही पथ पर भी जा सकते हैं। लेकिन शिक्षा जो होती है, अगर सही पथ पर जाएंगे तो आपको आगे बढ़ाएगी, अगर वही उसी शिक्षा का आप गलत उपयोग करेंगे तो शिक्षा आपको बहुत ही
बेकार जगह पर ले जाएगी, जैसे कि मोबाइल फोन के रूप में समझो। ठीक है, देखिए देखिए, दर्शन मानव जीवन की दिशा निर्धारित करता है। क्या करता है? दर्शन मानव जीवन की दिशा निर्धारित करता है और शिक्षा उस दिशा में बढ़ने की प्रक्रिया का काम करती है। दूसरी बात, दर्शन यह तय करता है कि एक समाज एक व्यक्ति को किस प्रकार का बनना चाहिए। ठीक है, एक समाज एक व्यक्ति को किस प्रकार का होना चाहिए, दर्शन यह बताता है। शिक्षा क्या करती है? उस दर्शन को संस्थाओं, पाठ्यक्रमों, शिक्षकों और पद्धतियों के माध्यम से जीवन में उतारने का काम करती है। शिक्षा उसी चीज को आगे बढ़ाती है। जो दर्शन जहां से खत्म होता है वहीं से शिक्षा शुरू हो जाती है। तीसरा, शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक रूपांतरण है। यानी प्रत्येक महान दार्शनिक, जैसे कि गांधी जी, उन्होंने बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत दिया। दार्शनिक है गांधी जी, लेकिन शिक्षा का सिद्धांत दिया। ऐसे ही विवेकानंद जी चरित्र निर्माण को लेकर के शिक्षा बताते हैं। टैगोर प्राकृतिक और कलात्मक शिक्षा की बात करते हैं। जॉन ड्यूबी अनुभवात्मक शिक्षा की बात करते हैं। इन्होंने शिक्षा को अपने अपने दर्शन का जीवंत रूप बना दिया। इस तरीके से शिक्षा जो है वो दर्शन का एक जीवंत रूप है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। चौथा निष्कर्ष आप लिख सकते हैं, आधुनिक युग में दर्शन आधारित शिक्षा की आवश्यकता भी है। कैसे आधारित शिक्षा है? आज का शिक्षा तंत्र यदि केवल डिग्री की बात की जाए, नौकरी और प्रतियोगिता तक सीमित रह गया है, तो इसका कारण है दर्शन से उसका विच्छेद। क्योंकि दर्शन से हम उसको काट दिए हैं। आज का युवा किसके लिए पढ़ता है? नौकरी के लिए पढ़ता है। और जाहिर सी बात है, पढ़ना भी चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए भाई? व्यक्ति बेरोजगार है, व्यक्ति के पास पैसा नहीं हो, पैसा कहाँ से आएगा? जब वो नौकरी करेगा तभी पैसा आएगा। ठीक है, तो उसी लिए व्यक्ति पढ़ भी रहा है। आजकल कोई दर्शन के लिए शिक्षा नहीं पढ़ा कि शिक्षित हो जाएंगे तो हम रहस्यों की खोज करेंगे या फिर कुछ चीजों की खोज करेंगे। आजकल मनुष्य पैसों के लिए पढ़ता है, और जरूरी भी पैसों के लिए। आज के भौतिकवादी समाज में जिस तरीके से हर चीज बदल रही है, आध्यात्मिक मूल्य की किसी को परवाह नहीं है। ठीक है, कि रहस्य का पर्दाफाश होगा कि नहीं होगा, क्या सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है कि जगत मिथ्या है, जगत सत्य है, ब्रह्म मिथ्या है, इन सभी बातों का कोई किसी के पास टाइम नहीं रहा। धर्म के बारे में कोई सोचता नहीं कि धर्म में क्या है भगवान क्या, हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का। शिक्षा यह हमको नहीं बताती। शिक्षा हमको इस जीवन में जीने की कला दिखती है। आज की शिक्षा क्या है? डिग्री प्राप्त करने की। आज की शिक्षा क्या? नौकरी प्राप्त करने के लिए, कंपटीशन का पेपर देने के लिए हम पढ़ते हैं। और बाकी हम जानकारी के लिए नहीं पढ़ते हैं, बस हम केवल पेपर देने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसका वजह क्या है? कि दर्शन को काट दिया गया, शिक्षा से दर्शन हट गया है। लेकिन नई शिक्षा नीति में दर्शन को शिक्षा में शामिल किया गया। इसकी वजह से हम चीजों को और जान पाते हैं, स्पष्ट हो पाते हैं। केवल सूचना देने वाली शिक्षा नहीं हो सकती, मूल्य आधारित, विवेकपूर्ण और संवेदनशील शिक्षा की आवश्यकता आज है। ठीक है, जो दर्शन से ही संभव है, तो इसलिए दर्शन को शिक्षा में शामिल करना बहुत जरूरी है। अगर दर्शन को हम शिक्षा से हटा देंगे तो शिक्षा एक प्राणहीन शरीर के भांति प्रतीत होगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, पांचवा पॉइंट। अंतिम पंक्ति में एक विशेष निष्कर्ष अगर आपके लिए तैयार करना चाहे तो लिखिएगा, शिक्षा और दर्शन का संबंध वैसा ही है जैसे दीपक और लौ का है। अगर दीपक से लौ को अलग कर दे तो दीपक महत्वहीन हो जाएगा। अगर दीपक में लौ ही न निकले तो दीपक का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए जिस तरीके से दीपक और लौ का संबंध है, जिस तरीके से आप देखते हैं मनुष्य और शरीर का और आत्मा का संबंध है, तो उसी तरीके से है। जैसे कि आप देखते दीपक दर्शन होता है, दीपक आपको दिखता है, और लौ जो होती शिक्षा है उसकी। लौ रूपी शिक्षा और दर्शन रूपी दीपक, ये जीवन को एक प्रकार से उस अंधकार से दूर करते हैं जो अंधकार आपके जीवन में, आंतरिक या बाहरी जीवन में आ रहा है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। जब दोनों साथ में होते तभी समाज में प्रकाश फैलता है और जीवन का अंधकार दूर होता है। जरूरी है आज के जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए शिक्षा और दर्शन दोनों को संयुक्त रूप से पढ़ने की, और दोनों को एक दूसरे से मिला जुला करके पढ़ने की। ठीक है, इस तरीके से शिक्षा और दर्शन के बारे में आपने समझा। अब शिक्षा दर्शन से बनने वाले टॉप 20 एमसीक्यूज प्रश्न मैंने तैयार किए जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फिलोसॉफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत से नहीं हुई है, पाली से भी नहीं हुई है, लैटिन से भी नहीं हुई। किससे? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, फिलोस और सोफिया। ठीक है, फिलोस एंड सोफिया अभी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख रखा है, देखिए। फिलोसॉफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है। पहला शब्द है फिलोस यानी फिलो, इसका मतलब होता है प्रेम, और सोफिया का मतलब होता है बुद्धि या ज्ञान। इसका अर्थ है ज्ञान का प्रेम। यह पाश्चात्य दर्शन की बौद्धिक परंपरा का मूल होता है फिलोसॉफी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, दूसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? धन की प्राप्ति, विज्ञान की खोज, आत्म साक्षात्कार या राजनीतिक जागरूकता। भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आत्म साक्षात्कार करना। ठीक है, क्या करना? आत्म साक्षात्कार करना। कैसे? भारतीय दर्शन का उद्देश्य केवल तर्क और ज्ञान नहीं होता,
तर्क और ज्ञान किसका आधार होता है? पाश्चात्य दर्शन का। भारतीय दर्शन केवल तर्क और ज्ञान पर आधारित नहीं होता, बल्कि आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। यह अनुभवजन्य और आध्यात्मिक शिक्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 देखिए, शिक्षा दर्शन की किस रूप में कार्य करती है? शिक्षा जो होती है आलोचना के रूप में नहीं, शिक्षा जो है दर्शन की प्रयोगशाला के रूप में काम करती है। शिक्षा क्या है? दर्शन की प्रयोगशाला, आपको मैंने बताया था। दर्शन विचार देता है, लेकिन शिक्षा उन विचारों को व्यवहार में लागू करती है। इसलिए शिक्षा को दर्शन की प्रयोगशाला कहा गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न, चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षा के बिना दर्शन अंधा है और दर्शन के बिना शिक्षा दिशाहीन होती है। यह किसका कथन है? बताएं। शिक्षा के बिना दर्शन अंधा है और दर्शन के बिना शिक्षा दिशाहीन होती है। इस कथन को एक अज्ञात लेखक ने कहा था। ठीक है, लोकप्रिय कहावत के रूप में मानी जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यह एक सुविचारित दार्शनिक कहावत है जो शिक्षा और दर्शन के परस्पर संबंध को स्पष्ट करती है। यह किसी एक दार्शनिक के द्वारा नहीं कही गई, बल्कि लेकिन अत्यंत प्रासंगिक विचारधारा है। पांचवा प्रश्न, प्लेटो का दर्शन किस प्रकार का था? यथार्थवादी नहीं था, प्रयोगवादी भी नहीं था, आदर्शवादी था। बिल्कुल राइट राइट आंसर, आइडियलिज्म पर आधारित था। ठीक है, आदर्शवादी दर्शन था किसका? प्लेटो का। प्लेटो आदर्शवाद के प्रणेता माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि विचार ही सत्य है, जगत एक परछाई मात्र होता है। जो विचार है, जो ज्ञान है, वही सत्य होता है, और जो संसार है एक परछाई मात्र होता है उसका। उनके दर्शन में आत्मा, सत्य और आदर्श राज का महत्व बताया गया है। आदर्श राज कब होगा? जब दार्शनिक राजा की बात होगी। राजा भी ज्ञानी होगा, राजा पढ़ा लिखा होगा। सारी बातें जो है प्लेटो बताते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित दर्शन कौन सा है? द्वैत नहीं, बौद्ध नहीं, अद्वैत वेदांत की बात करते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं, अद्वैत वेदांत की बात करते हैं। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया। इसमें आत्मा और ब्रह्म को एक ही माना गया है। और क्या कहा गया? अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि जो शब्द है, ये शंकराचार्य के द्वारा ही दिया गया है। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शिक्षा किस प्रकार दर्शन की पूर्ति करती है? शिक्षा जो है दर्शन के मूल्य को सिखा करके, दर्शन के मूल्य को सिखा करके शिक्षा दर्शन की पूर्ति करती है। ठीक है, शिक्षा दर्शन में निहित आदर्शों, मूल्यों और जीवन की दृष्टि को समाज में प्रसारित करती है। यही दर्शन की व्यवहारिक पूर्ति कही जाती है। आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा पाश्चात्य दर्शनवादी नहीं है? देखिए, प्लेटो पाश्चात्य दर्शनवादी है, अरस्तु भी है, जॉन ड्यूबी भी है। शंकराचार्य जो है ये एक प्रकार से भारतीय दार्शनिक है, अद्वैत वेदांत के प्रणेता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, दर्शन शिक्षा के कौन कौन से क्षेत्र को प्रभावित करता है? केवल उद्देश्य को? बिल्कुल भी नहीं। केवल पाठ्यक्रम नहीं, तीनों को प्रभावित करता है। उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पद्धति और मूल्य सभी को प्रभावित करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 10वां नंबर प्रश्न है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं स्वयं जीवन है, यह कथन किसका है? शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, किसने कहा था? जॉन ड्यूबी ने कहा था इस बात को। जॉन ड्यूबी शिक्षा शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन ड्यूबी प्रयोगवाद के प्रमुख विचारक थे। उन्होंने अनुभव आधारित शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि शिक्षा ही जीवन होता है। ठीक है, प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूबी किस शिक्षा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? वैदांतिक शिक्षा नहीं, प्रागमतावादी शिक्षा नहीं, एक मिनट, प्रगमतावादी शिक्षा बिल्कुल ये करेक्ट है सर। प्रगमतावादी शिक्षा और आदर्शवादी शिक्षा यथार्थी इसके सबके दूसरे हैं। ठीक है, प्रगमतावादी शिक्षा की बात करते हैं ये। जॉन ड्यूबी को प्रगमतावाद यानी कि जिसको प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, प्रयोजनवाद, ठीक है, उसका प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। वो शिक्षा को जीवन का भाग मानते हैं, ना कि उसकी तैयारी मानते हैं। उनके अनुसार यानी कि जॉन ड्यूबी के अनुसार, और प्रयोग, अनुभव और प्रयोग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। अनुभव और अनुभवी व्यक्ति जब प्रयोग करता है तो उसका जो है वही ज्ञान होता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि समस्या की समाधान करने की क्षमता को विकसित करना होता है शिक्षा का उद्देश्य। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, दर्शन और शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दर्शन और शिक्षा, दर्शन केवल धर्म से संबंधित है? बिल्कुल भी नहीं। दर्शन शिक्षा दर्शन की प्रयोगशाला, बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षा दर्शन की प्रयोगशाला है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्योंकि दार्शनिक विचारों का वास्तविक जीवन में परीक्षण शिक्षा के माध्यम से ही होता है, इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा दर्शन की प्रयोगशाला है। शिक्षा दर्शन को व्यवहार में लाने की एक प्रक्रिया है। 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है,
शिक्षा दर्शन का प्रयोगात्मक पक्ष है। यह कथन किसका है? शिक्षा दर्शन का प्रयोगात्मक पक्ष है। इस कथन को रॉस नाम के एक विद्वान ने कहा था। रॉस नाम के विद्वान ने कहा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रॉस ने कहा कि शिक्षा, उन्होंने कहा कि दर्शन शिक्षा का एक ही सिक्के के दो पहलू। किसने कहा था? रॉस ने कहा था कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन इसका चिंतन पक्ष है और शिक्षा उसका प्रयोगात्मक पक्ष है। इससे शिक्षा और दर्शन के गहरे संबंध को स्पष्ट किया किसने? रॉस महोदय ने। रॉस महोदय का एक कथन याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है दोनों। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू किसने कहा था? रॉस ने कहा था। और इनका दर्शन इसका चिंतन पक्ष और शिक्षा उसका प्रयोगात्मक पक्ष है। किसने कहा था? इन्होंने कहा था, रॉस महोदय ने। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, दर्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दर्शन का प्राथमिक उद्देश्य होता है सत्य की खोज करना, ठीक है। सत्य की खोज करना, सत्य की खोज करना या जीवन जगत आत्मा ईश्वर अस्तित्व जैसे गूढ़ प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास दर्शन करता है। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इस दर्शन में शिक्षा को आत्मा की उन्नति माना गया है। तो आदर्शवाद में, आदर्शवाद प्लेटो का दर्शन है। आदर्शवादी विचारधारा में शिक्षा का उद्देश्य आत्मा की उन्नति, चरित्र का निर्माण, नैतिकता और आदर्श मूल्यों की विकास की बात करता है आदर्शवादी दर्शन। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, शिक्षा दर्शन को क्रियात्मक रूप प्रदान करती है। इस कथन से क्या तात्पर्य है? इस कथन का मतलब होता है शिक्षा दर्शन के विचारों को व्यवहार में लागू करती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्शन अनुभववाद यानी कि एम्पिरिसिज्म पर आधारित होता है या उससे जुड़ा हुआ है? कौन सा दर्शन अनुभववाद पर जुड़ा हुआ है? अनुभववाद से डेविड ह्यूम का दर्शन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, देखिए डेविड ह्यूम अनुभववाद के प्रमुख दार्शनिक थे। उनका मानना था कि ज्ञान केवल अनुभव और इंद्रिय बोध से ही प्राप्त किया जा सकता है, ना कि केवल तर्क और विचारों से। तर्क और विचारों से ज्ञान नहीं, बल्कि इंद्रिय बोध, जबकि आपकी इंद्रियों को जानकारी होगी, यानी कि आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उनके माध्यम से आपको प्राप्त होता है। 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, दर्शन और शिक्षा के संबंध में किसने कहा कि शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है? शिक्षा का दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है, रॉस महोदय ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? रॉस महोदय ने कहा। रॉस के अनुसार दर्शन शिक्षा को दिशा देता है और शिक्षा उस दिशा को समाज में लागू करती है, इसलिए शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक रूप मानी जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दार्शनिक दृष्टिकोण से? अगर देखें तो रोजगार देना नहीं, चरित्र निर्माण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दार्शनिक दृष्टिकोण शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता है, बल्कि नैतिक मूल्यों का विकास करना, विवेक निर्माण करना और चरित्र निर्माण करना होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका 20 नंबर क्वेश्चन आप देखिए बाबू। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय दर्शन में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया गया है? भारतीय दर्शन में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया गया बेटा? मोक्ष प्राप्ति करना, बिल्कुल राइट आंसर आपका ए ऑप्शन ही दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारतीय दर्शन में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष यानी आत्मबोध की प्राप्ति होना, ठीक है। वैदिक काल से ही शिक्षा को आत्मा की शुद्धि और परम सत्य की प्राप्ति का माध्यम माना गया है। इस तरीके से आप लोगों ने पहले चैप्टर को देख लिया। अगला चैप्टर जो आएगा हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर संख्या 2 के बारे में चर्चा करेंगे, दार्शनिकता और शिक्षा की शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे हम, ठीक है। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे इनकी शाखाओं के बारे में। अगर आपको इन सभी क्लासेस को प्राप्त करनी है, हमारे साथ जुड़ना है, ग्रुप से ज्वाइन होना है, जुड़ सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर की बात पूरा लिख दीजिएगा इसमें, क्योंकि हम थर्ड सेमेस्टर में गुरुजी हमको कोर्स में ज्वाइन होना है 100 रुपए वाले कोर्स में। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लास, लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, रिवीजन क्लास मिलेगा, मैराथन क्लास मिलेगा। केवल एक सब्जेक्ट का नहीं, बल्कि आपका 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वहीं पर आपको यूनिट वाइज सिलेबस की, यूनिट वाइज जो है पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। ये बात भी ध्यान रखिए। इस तरीके से आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। जिनको भी जुड़ना है तुरंत एसएमएस कर दीजिए, तुरंत जुड़ जाइए। आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं। अगर आपके पास फीस जमा करने का कोई माध्यम नहीं है, अगर ऑनलाइन माध्यम, तो आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं जो आपके घर में फीस वगैरह जमा कर पाते हो, यानी पेमेंट कर पाते हो, ऑनलाइन माध्यम यूज करते हो, गूगल पे, फोन पे,
आप इसके अंदर पेमेंट करवा दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जिस नंबर से जुड़ना होगा उसी नंबर से एसएमएस कीजिएगा, ठीक है? और जोड़ दीजिएगा। गर्ल्स ग्रुप, बॉयज़ ग्रुप दोनों अलग-अलग हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कल की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आगे आने वाली क्लास में चैप्टर 2 के बारे में, ठीक है? विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो तुरंत दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है 9161 93 60 62 पर एसएमएस कीजिए और ग्रुप